हेलो क्लास, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, तत्वों के आवर्ती गुण। ठीक है। आवर्त सारणी जो हमने देखा है, मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें अभी तक 118 तत्व हैं, उनमें क्या है, जो तत्व होते हैं उनमें आपस में गुणों में क्या होती है, समानता होती है। हाँ, तो इन समान गुणों के आधार पर हम ये देखेंगे कि उनमें क्या क्या गुण हैं, ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो आपस में क्या है, समान हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ गुणों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। आवर्त तालिका में सभी तत्व अपने आप में क्या है, अद्वितीय है। ठीक है। गुण एक समान तो हो नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि पहला हाइड्रोजन का जितना गुण है वो प्रॉपर से लिथियम में मिले, है ना। मतलब सभी तत्व के गुण एकदम से समान है ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, पर ये कह सकते हैं कि उनके गुणों में क्या है, समानता है। ठीक है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि सभी तत्व में एक समान गुण है, पर ये कह सकते हैं सभी में प्रायः समान गुण हैं। ठीक है। दोनों में डिफरेंट है। और यहाँ पे आगे देखते हैं, तो इन समान गुणों की आवर्तिता परिलक्षित होने के कारण ही आवर्त तालिका का निर्माण किया जा सका है। ठीक है। अब कुल मिलाकर आवर्त तालिका में हम तत्वों के गुणों में समानता में भी, आवर्त तालिका में जो तत्व हैं उनके गुणों में समानता है, लेकिन उनके साथ साथ क्या है, उनके गुणों में क्रमिकता भी है। क्रमिकता मतलब आवर्तिता भी है। ऐसा है कि तत्वों के गुणों में क्या है, समानता है। जैसे हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं तो एक तत्वों की गुणों में समानता मिलती जाएगी, लेकिन एक निश्चित अंतराल के बाद मिलती जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, जो आवर्ती गुण हैं, ये गुण निम्नलिखित दो प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। पहला है विशिष्ट परमाणु के गुण। विशिष्ट परमाणु के गुण वो परमानेंट परमाणु के ही गुण हैं। परमाणु के गुण है, ना कि अणु के, या फिर ना कि यौगिक के। तत्वों के कुछ गुण सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जानते हो, 1:2 2:2 करके हम लोग जो निकालते हैं उससे संबंधित है। विशिष्ट परमाणु के गुण कौन कौन से हैं? विशिष्ट परमाणु के वे गुण जो सीधे ना एकदम सीधे तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। संयोजकता है, आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड और क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है। और दूसरा है आपका पहला तो है विशिष्ट परमाणु के गुण और दूसरा है परमाणु के समूहों के गुण। तो परमाणुओं के समूहों के गुण मतलब अणुओं पर निर्भर करते हैं। वे गुण जो अणुओं के हों या फिर अणुओं पर निर्भर करते हैं। मतलब कुछ गुण परोक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ताल्लुक़ रखते हैं, डायरेक्ट नहीं, मतलब इनडायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं। कुछ गुण इनडायरेक्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित रहते हैं, जैसे कि है आपका गलनांक एंड क्वथनांक एंड डेंसिटी, और लास्ट है परमाणु आयतन, एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है। तो परमाणु समूह के गुण है और पहला क्या है, परमाणुओं के गुण। तो अब हम लोग यहाँ पे आवर्ती गुण देखेंगे। आवर्ती गुण होता क्या है? आवर्ती गुण वे गुण होते हैं जो आवर्त तालिका के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अथवा किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो क्रमिकता परिलक्षित होती है उन्हें कहेंगे आवर्ती गुण। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं तथा किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आए तो जो गुण होते हैं वो उनमें क्रम होता है। ये गुण किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, या फिर किसी तत्व में ज़्यादा या फिर किसी तत्व में कम। इस आधार पर उन तत्वों को क्या किया गया है, रखा गया है। तो इसे कहेंगे आवर्ती गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो कुछ मुख्य आवर्ती गुण निम्नलिखित हैं जिसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। पहला है आपका परमाणु त्रिज्या। क्या होता है परमाणु त्रिज्या, इसके बारे में देखें तो किसी भी परमाणु का आकार उसे गोलाकार मानते हुए उसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगी। हम लोग क्या मानते हैं, परमाणु क्या है, गोलाकार है ना। तो गोलाकार है तो हम लोग ये देखेंगे कि हमने ये भी बताया है कि परमाणु के बीच में क्या होता है, आपका नाभिक, है ना। परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक। तो क्या हो जाएगा, अगर परमाणु त्रिज्या निकालेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे आपका परमाणु है
और बीच में क्या है, नाभिक है। तो अंतिम कक्ष को ले लो भाई, अंतिम कक्ष और नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी परमाणु त्रिज्या। पर एक्चुअल में ये क्या है, गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि परमाणु का साइज ही गोला है। ठीक है, कैसे मान ले परमाणु का साइज़ क्या है, गोलाकार का है, कैसे मानेंगे, जबकि हमें इतना पता है कि जो नाभिक होते हैं, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, और नाभिक के चारों तरफ जितना दूर भी आप जाते जाओ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमें मिलते ही रहेंगे। तो अंतिम कक्ष का पता कैसे चलेगा, पहले ये माना जाता था परमाणु का आकार गोलाकार है। तो आपको परमाणु त्रिज्या निकालना है तो नाभिक को लो और जो परमाणु का अंतिम कक्ष है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच की दूरी को निकाल लो तो आपको परमाणु त्रिज्या मिल जाएगी। लेकिन अब प्रश्न ये उठा कि परमाणु का साइज गोलाकार कैसे में है। ये तो माना गया कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते, क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। और ये भी कहा गया कि नाभिक के चारों तरफ हम लोग जितनी दूर भी जाते जाएं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, मिलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे, पर मिलते रहेंगे। तो हम बाह्यतम कक्ष को डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन सा बाह्यतम कक्ष है। और एक और यहाँ पे वो था कि परमाणु को कोई भी क्रिस्टल है या फिर कोई भी तत्व है, तो उसमें जब हमें ये परमाणु त्रिज्या निकालना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले परमाणु को अलग करना पड़ेगा। एक परमाणु को ना, हमें एक परमाणु की त्रिज्या निकालनी है, एक त्रिज्या, तो हमें परमाणु को पहले अलग करना पड़ेगा। पर परमाणु को अलग हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है, परमाणु को अलग नहीं कर सकते तो परमाणु त्रिज्या को कैसे निकालेंगे। तो ये कुछ कमी थी कि परमाणु त्रिज्या को कैसे निकाल पाएँ इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समस्या उत्पन्न हो रही थी परमाणु त्रिज्या को निकालने के लिए कि नाभिक और बाह्यतम कक्ष जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग परमाणु त्रिज्या कहेंगे। नाभिक और बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु त्रिज्या कहेंगे। और इन दोनों के बीच की दूरी से ही हम लोग परमाणु त्रिज्या निकालेंगे। तो पर यह समस्या उत्पन्न हुई कि नाभिक का आकार, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो कक्ष हैं, वो क्या है, डिफाइन नहीं थे। मतलब जितना दूर भी जाए हमें इलेक्ट्रॉन मिल ही रहे थे। तो नाभिक के चारों तरफ हमें बाह्यतम कक्ष मिला ही नहीं, तो परमाणु त्रिज्या कैसे निकालें, है ना। और साथ में यह है, परमाणु हमेशा परमाणु के समूह के रूप में रहता है। तो परमाणु त्रिज्या निकालने के लिए हमें परमाणु को अलग करना पड़ता, पर परमाणु को अलग हम लोग नहीं कर सकते। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या किया गया, सहसंयोजी त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, इन सब की खोज हुई। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया, भाई आप परमाणु को अलग नहीं कर सकते तो दो परमाणु में अंतर करके परमाणु त्रिज्या निकालो। जैसे कि परमाणु को हम लोग अलग नहीं कर सकते, तो हमारे पास दो परमाणु हैं, तो इन दोनों के बीच अंतर करके हम लोग परमाणु त्रिज्या निकाल सकते हैं, ऐसा माना गया। तो अब देखते हैं परमाणु त्रिज्या किस तरह से निकाला गया। यदि परमाणु ने सहसंयोजी यौगिक बनाया है, सहसंयोजी समझ रहे हो, शेयरिंग से, जैसे कि आपके पास 1 रुपये है, मेरे पास 1 रुपये है और 2 रुपये का हमें चाहिए बुक, तो हम लोग क्या करेंगे, 1-1 रुपये मिलाएंगे और जैसे ही 2 रुपये हो जाएगा तो बुक को जा करके हम लोग खरीद लेंगे और शेयरिंग करके क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो ये हो गया शेयरिंग। शेयरिंग मतलब क्या करना है, सहसंयोजी बनाना है। ठीक है, तो यदि परमाणु ने सहसंयोजी यौगिक बनाया है तो सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगी। वान डेर वाल्स त्रिज्या, यदि परमाणु के बीच आकर्षण बल नगण्य है, दो परमाणु है उनके बीच आकर्षण बल कम है, तो वहाँ पे वान डेर वाल्स बल बनेगा। यदि परमाणु ठोस क्रिस्टल के रूप में है तो वहाँ पे क्रिस्टल त्रिज्या बनेगा। तो अब देखते हैं परमाणु त्रिज्या जो है आपकी, परमाणु त्रिज्या को निकाला कैसे गया। परमाणु त्रिज्या में बहुत सी कमी आ रही थी, तो इसको दूर करने के लिए अलग अलग ट्रिक से परमाणु त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। पहला है आपका सहसंयोजी त्रिज्या। तो अब देखते हैं सहसंयोजी त्रिज्या को। यदि दो समान परमाणु ने सहसंयोजी बंध स्थापित किया है तो उनके नाभिकों के बीच की अर्ध दूरी को सहसंयोजी त्रिज्या कहेंगे। यदि दो समान परमाणु आपस में मिल करके सहसंयोजी बंध बनाए हैं
तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ पे देखते हैं दो परमाणु है, ठीक है, और दोनों कैसे परमाणु हैं? समान। ए दोनों समान परमाणु ने आपस में सहसंयोजी बंध स्थापित किया है। तो यहाँ पे देखें सहसंयोजी बंध क्या है, तो उसको हाइड्रोजन के उदाहरण से समझते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होता है। तो ये क्या करता है, अपना बाह्यतम कक्ष पूरा करने के लिए किसी दूसरे तत्व के साथ क्या करता है, बंध बना लेता है। जैसे कि इसका अभी बाह्यतम कक्ष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्या करेगा, किसी दूसरे तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। मान लेते हैं ये दूसरे हाइड्रोजन से क्या करेगा, बंध बनाएगा, जिसके पास भी अभी क्या है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, अपना बाह्यतम कक्ष को द्विग बना लेते हैं, मतलब 2 कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास 1 रुपये है, आपके दोस्त के पास 1 रुपये है, और आपको 2 रुपये का क्या लेना है, बुक लेना है, ठीक है। 2 रुपये का क्या लेना है, बुक लेना है। तो आप क्या करोगे, अपने दोस्त से, मतलब दोनों को वही बुक चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, अपने पैसे की शेयरिंग कर लोगे और दोनों 1-1 रुपये मिला करके उस बुक को लोगे, है ना। तो अब ये जो बुक है वो परमानेंट इसका या फिर इसका नहीं है, वो उस बुक में दोनों का क्या है, समान अधिकार है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे तत्वों में भी होता है। जब तत्वों की बाह्यतम कक्ष पूरा नहीं हो पाते हैं ना, तो वो आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं, इसके मतलब बंध बना लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, बंध बना लेते हैं किसकी सहायता से, साझेदारी की सहायता से, साझेदारी करके यहाँ पे बंध बना लेते हैं। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने साझेदारी किया और यहाँ पे बंध बना लिया। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी है, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का इन दोनों हाइड्रोजन पर समान अधिकार है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हो रहा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने यहाँ पे साझेदारी किया और सहसंयोजी बंध बना लिया। सहसंयोजी बंध को एक तीर के निशान से हम लोग दर्शाते हैं, ऐसे लाइन है, इसका मतलब वहाँ पे सहसंयोजी बंध बना है, ठीक है। तो यहाँ पे सहसंयोजी बंध से क्या करने, सहसंयोजी बंध बना हुआ है। तो किसी समान परमाणु में जो आपस में सहसंयोजी बंध बनाए हुए हैं, उन दोनों परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी, सहसंयोजी त्रिज्या। 2 समान परमाणु जो आपस में सहसंयोजी बंध से बंधे हुए हैं, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी, सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगी। ये तब के केस में है जब दोनों परमाणु क्या है, समान हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग देखें सूत्र, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों नाभिकों के बीच की दूरी से समझ रहे हो आप लोग, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को हम लोग नापेंगे। तो वहाँ पे इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं डी से। बंध लंबाई, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बंध लंबाई, जिसको हम लोग डी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, मतलब जो डी है वो इसकी त्रिज्या और इस परमाणु की त्रिज्या के बराबर है। मतलब जो यहाँ पे बंध लंबाई है ये पहले वाले ए परमाणु की त्रिज्या और दूसरे वाली ए परमाणु की त्रिज्या के मिलने से बना है। यहाँ पे बंध लंबाई जो है पहले वाले परमाणु की त्रिज्या और दूसरे वाले परमाणु की त्रिज्या से मिलने से बना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 लिखते हैं, R1 प्लस R2, ये पहला परमाणु की त्रिज्या और ये दूसरे परमाणु की त्रिज्या। यहाँ पे जो बंध लंबाई है दोनों परमाणु की त्रिज्या से के मिलने से बना है, R1 प्लस R2। तो अब यहाँ पे बंध लंबाई का पता चल गया, बंध लंबाई इन दोनों के मिलने से बना है, मतलब ये पता चल गया हमें। तो अब सहसंयोजी त्रिज्या निकालनी है, तो सहसंयोजी त्रिज्या क्या हो जाएगी, सहसंयोजी त्रिज्या बराबर बंध लंबाई बटा 2। जितना बंध लंबाई है, मान लेते हैं 6 पिकोमीटर आपकी बंध लंबाई है, तो उसका भागित 2 से करेंगे, क्योंकि हमें किसी एक की त्रिज्या निकालनी है, किसी परमाणु की त्रिज्या निकालनी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 6 है, अगर 2 से भागित दे रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 3 पिकोमीटर। तो यहाँ पे 3 पिकोमीटर उस परमाणु की, इस ए परमाणु की क्या है, त्रिज्या है। ये 3 पिकोमीटर है और ये भी 3 पिकोमीटर है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, मतलब बंध लंबाई 6 थी और यहाँ पे त्रिज्या जो है, सहसंयोजी त्रिज्या जो है कितना है,
3 है। ठीक है, तो इस तरह से ये सहसंयोजी त्रिज्या समझ में आ गया। दोनों परमाणु अगर सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, अगर दोनों परमाणु समान है तथा सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं तो दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी? सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ये तो हो गया जब दोनों परमाणु क्या है? समान है तब के केस में। अगर दोनों परमाणु असमान है तब क्या होगा उसको देखते हैं। अगर दोनों परमाणु असमान हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये और ये, ठीक है, ये कार्बन है और ये क्या है? क्लोरीन है। ये उदाहरण आपकी बुक में भी दिया है। तो ये क्या है? कार्बन है और ये क्या है? क्लोरीन है। तब के केस में अगर इसमें किसी एक परमाणु की परमाणु त्रिज्या मतलब सहसंयोजी त्रिज्या निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? अगर असमान परमाणु में यहाँ पे देखो, एक परमाणु क्या है? क्लोरीन है और दूसरा क्या है? एक कार्बन है और दूसरा क्या है? क्लोरीन है। अगर ऐसे में असमान परमाणु के बीच आपको सहसंयोजी त्रिज्या निकालनी है, तब हमें उन दोनों के बीच बंध लंबाई कितनी है वो पता होना चाहिए तथा उन दोनों परमाणु में से किसी एक की त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उसके सहसंयोजी त्रिज्या को निकाल पाएंगे। क्या क्या पता होना चाहिए? अगर असमान परमाणु के बीच सहसंयोजी त्रिज्या निकाल रहे हैं तब के केस में हमें बंध लंबाई पता होनी चाहिए। बंध लंबाई मतलब दोनों परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी, इसको तो हम लोग नाप करके बता सकते हैं, है ना। तो बंध लंबाई पता होनी चाहिए और किसी एक परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या या फिर किसी एक परमाणु की त्रिज्या का हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखते हैं डी, सी से Cl, डी क्या है? यहाँ पे बंध लंबाई है। यहाँ पे बंध लंबाई क्लोरीन कार्बन और क्लोरीन के बीच की बंध लंबाई बराबर क्या हो गया? रेडियस किसकी? कार्बन की। इसका रेडियस प्लस यहाँ पे रेडियस है क्लोरीन की, इसका रेडियस। कार्बन की त्रिज्या प्लस क्लोरीन की त्रिज्या, कार्बन की त्रिज्या प्लस क्लोरीन की त्रिज्या, इन दोनों की त्रिज्या के मिलने से क्या बना है? आपकी बंध लंबाई बना है। ठीक है, इन दोनों त्रिज्याओं के मिलने से बंध लंबाई बना है। तो यहाँ पे हमें ये बंध लंबाई को पता होना चाहिए। इसकी बंध लंबाई होती है 1.76। ठीक है, और जैसे कि हमें क्लोरीन की जो त्रिज्या होती है वो पता है 0.99। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कार्बन की त्रिज्या हमें पता करनी है। तो अब हम क्या करेंगे? 1.76 में इसको घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहाँ पे कार्बन की त्रिज्या हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जो मान आएगा कितना हो जाएगा? आपको 0.77 एक स्थान में देखें तो ये होती है। ठीक है, तो ये हो गई कार्बन की सहसंयोजी त्रिज्या। तो यहाँ पे कार्बन की सहसंयोजी त्रिज्या पता चल गया। तो इस तरह से अगर असमान परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं और उनके बीच हमें सहसंयोजी त्रिज्या निकालनी है तो हमें बंध लंबाई पता होनी चाहिए तथा किसी एक परमाणु की त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्लोरीन की त्रिज्या कितनी होती है? 0.99 और यहाँ पे बंध लंबाई 1.76 होती है। तो हमने कार्बन की त्रिज्या आसानी से यहाँ पे पता कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। और सहसंयोजी त्रिज्या क्या होती है? किसी समान परमाणु जब आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है? सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। बंध लंबाई D बराबर होता है R1 प्लस R2। यहाँ पे सहसंयोजी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? इसको बता रही थी मैं। R1 प्लस R2 सहसंयोजी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? बंध लंबाई अपॉन 2। देखो, बंध लंबाई के बीच की दूरी या फिर उन दोनों नाभिकों की बीच की दूरी का आधा बोला गया है ना, इसलिए यहाँ पे बटा करके 2 को भागित कर दिया गया है, क्योंकि बंध लंबाई की दूरी, बंध लंबाई के उन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मतलब बंध लंबाई का आधा कहा गया है। तो इसी कारण ऐसे किया गया है। ठीक है, इसको हाँ ठीक है, इसको पिकोमीटर में ना ज्ञात करके हम लोग किस में ज्ञात करेंगे? एगस्टान में ही निकालेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, वान डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? ठोस अवस्था में दो अणुओं के बीच जब कोई रासायनिक बंध ना हो तो एक समान परमाणुओं के केंद्रों के बीच की दूरी का आधा उस ठोस में परमाणु की वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। दो अणु हैं, ठीक है,
अणु अणु समझते हो, परमाणु से मिलकर के क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। दो क्या है, अणु है, ये और ये दोनों क्या है, अणु है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका अणु है। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन का उदाहरण दिया गया है, ये भी क्लोरीन के अणु है। तो यहाँ पे जो अणु है दो परमाणु के मिलने से बने हैं। ठीक है, क्लोरीन दो परमाणु के मिलने से बने हुए हैं। तो दो ठोस अवस्था मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे जो आपका क्लोरीन गैस में रहता है पहले, तो इसको हमने क्या किया है, टेम्परेचर को कम किया है। टेम्परेचर को जैसे जैसे हम लोग कम करेंगे वो क्या होता है, ठंडा होता जाता है। जैसे कि पानी को हम लोग पानी में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, पानी में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाष्प बनेगा। लेकिन टेम्परेचर को जैसे जैसे कम करते हैं तो वो क्या होता है, बर्फ़ बनने लगता है ना। तो उसी तरह से जब यहाँ पे क्लोरीन जो एक गैस है उसमें हम लोग उसके टेम्परेचर को कम करते जाते हैं, जैसे ही टेम्परेचर को लो करते जाते हैं तो वो क्रिस्टल या फिर ठोस रूप में कन्वर्ट होते जाता है। तो इस तरह से ठोस अवस्था में किन्हीं दो अणुओं के समान परमाणु के नाभिकों की बीच की दूरी, ठोस अवस्था में किन्हीं दो अणुओं के समान परमाणुओं के, दो अणु है, क्लोरीन का अणु, यहाँ पे क्लोरीन का अणु, और उन क्लोरीन के अणु में समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी, वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही समान परमाणु हैं, समान अणु है, क्लोरीन का अणु, तो यहाँ पे परमाणु भी तो समान हो जाएंगे, है ना। दूसरा उदाहरण में भी आप लोग दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपके बुक में दिया है तो इस कारण मैं ये उदाहरण दे रही हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, वान डेर वाल्स त्रिज्या ठोस अवस्था में किन्हीं दो अणुओं के समान परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, हमें पता है वान डेर वाल्स बंध तभी बनता है जब अणुओं के बीच क्या होता है या फिर परमाणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यहाँ पे आकर्षण बल क्या होगा, बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि वो परमाणु क्या होते हैं, दूर दूर में होते हैं। ठीक है, इस कारण आकर्षण बल क्या है, यहाँ पे कम है। तो चूँकि वान डेर वाल्स बल ठोस अवस्था में अणु के दुर्बल आकर्षण बल के कारण बनता है, इसलिए वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान संभवतः अधिक होता है। यहाँ पे दोनों के बीच आकर्षण बल क्या है, कम है। क्यों कम है, क्योंकि दोनों परमाणु क्या है, दूर दूर में है। यहाँ पे देखो सहसंयोजी त्रिज्या में दोनों चिपके थे, दोनों परमाणु क्या थे, चिपके थे, लेकिन यहाँ पे दूर दूर में है तो इसका मान भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा। दूर दूर में है तो इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नाभिकों के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो उनका आधा भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान क्या होता है, सहसंयोजी त्रिज्या से ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देखो क्लोरीन का उदाहरण भी दिया है। क्लोरीन अणु में क्लोरीन की सहसंयोजी त्रिज्या का मान क्या होता है, 99 पिकोमीटर होता है। यहाँ पे क्लोरीन के अणु हैं, क्लोरीन के अणु मतलब ये दोनों क्या है, आपके परमाणु हैं। परमाणु मिल करके ये अणु बना है। ठीक है, ये दोनों एक को देखेंगे तो ये परमाणु है, ये भी परमाणु है, दोनों मिल जाएंगे तो अणु बनेंगे। तो इन दोनों परमाणु के बीच जो आपका सहसंयोजी त्रिज्या होता है उसका मान होता है 99 पिकोमीटर। और यहाँ पे अगर वान डेर वाल्स त्रिज्या को देखें तो वो यहाँ पे बनेगा इन दोनों अणु के दो परमाणु के बीच। तो यहाँ पे दूर दूर में है तो यहाँ पे वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान होता है आपका 180 पिकोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान, जैसे कि यहाँ पे 360 दिया है, 360 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 का आधा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी दूरी है 360 पिकोमीटर है, तो उस दूरी का आधा करेंगे तो आ जाएगा आपका 180 पिकोमीटर। यहाँ पे साफ पता चल रहा है सहसंयोजी त्रिज्या 99 है और वान डेर वाल्स जो त्रिज्या है 180 है। इसका मतलब वान डेर वाल्स त्रिज्या का मान अधिक होता है, क्योंकि यह उन अणुओं के परमाणुओं के बीच बनता है जिनमें आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया वान डेर वाल्स त्रिज्या। ठोस अवस्था में समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है।
ठीक, अब देखते हैं धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार क्या कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल है उसके अनुसार जो संयोजी मतलब किसी भी गतिशील संयोजी इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनात्मक कर्नेल या धातु आयन, धनात्मक कर्नेल या फिर धातु आयन, मतलब धातु आयन मतलब जैसे कि सोडियम है, सोडियम पहले क्या है, सोडियम है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और क्या बनाएगा, ये धातु आयन, मतलब जिसमें क्या हो, प्लस चार्ज होता है, वो कहलाएगा आपका धातु आयन। मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम के धातु आयन। तो ये है आपके धातु आयन, ठीक है, जिसमें प्लस चार्ज होता है। और किस प्रकार से बनता है, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से बनता है। जो धातु आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से बनता है। तो यहाँ पे बोला गया है कोई परमाणु है अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, जैसे कि इस यहाँ पे एक डिब्बा है, उसमें परमाणु को रखे हैं, तो परमाणु क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए हैं और यहाँ पे धातु आयन, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन को निकालें, यहाँ पे धातु आयन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला है और क्या है आपका धातु आयन। उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला है और ये Mg का धातु आयन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और धातु आयन दोनों क्या है, उपस्थित है ना। तो क्या होता है, तो किसी मतलब इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल के अनुसार गतिशील संयोजी इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनात्मक कर्नेल या धातु आयन के निश्चित रूप से व्यवस्थित होने पर क्रिस्टल बनता है। अतः प्रत्येक कर्नेल एक साथ इलेक्ट्रॉन द्वारा आकर्षित होता है। क्या कहा गया है, जो आपका परमाणु है, परमाणु क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, ठीक है, परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। जिस तरह से हमने यहाँ पे सोडियम और मैग्नीशियम के उदाहरण से देखा, सोडियम है अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और धन आयन बनाया है। तो यहाँ पे क्या है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और धातु आयन भी है। तो इन दोनों की एक निश्चित व्यवस्था के साथ क्या बनती है, एक निश्चित व्यवस्था के साथ क्रिस्टल का निर्माण होता है, ठीक है। क्रिस्टल में क्या होता है, जो धातु आयन होते हैं इलेक्ट्रॉन से आपस में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देखा क्रिस्टल किस प्रकार से बनता है। अब देखेंगे कि क्रिस्टल त्रिज्या किस प्रकार से बनती है। किसी धात्विक क्रिस्टल में 2 निकटतम परमाणुओं के नाभिक के बीच की अर्ध दूरी को क्रिस्टल त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे धातु आयन किस प्रकार से बना, इसको हमने देखा, कोई परमाणु है अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और धातु आयन बनाया है ना। तो यहाँ पे जो धातु आयन होंगे वो धातु आयन इलेक्ट्रॉन से क्या रहेंगे, मतलब इन दोनों की एक निश्चित व्यवस्था से यहाँ पे क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। धातु आयन की और इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित व्यवस्था से किसका निर्माण हो जाएगा, क्रिस्टल का। तो अब यहाँ पे जो धातु आयन है, ठीक है, इन धातु आयन के नाभिक के बीच की दूरी का आधा, यहाँ पे धातु आयन को एक चित्र से देखते हैं, यहाँ पे जो धातु आयन है उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, धात्विक त्रिज्या या फिर क्रिस्टल त्रिज्या। किसी धात्विक क्रिस्टल में दो परमाणु के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, धात्विक त्रिज्या या फिर क्रिस्टल त्रिज्या। किसी धात्विक आयन में कैसे, वो निकटतम होनी चाहिए, वो परमाणु पास होने चाहिए। किसी धात्विक क्रिस्टल में 2 निकटतम परमाणु के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी, धात्विक त्रिज्या या फिर क्रिस्टल त्रिज्या। हमने यहाँ पे ये भी देखा है कि क्रिस्टल किस प्रकार से बनता है और क्रिस्टल त्रिज्या किस प्रकार से बनता है। क्रिस्टल किस प्रकार से बनता है, कोई परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वहाँ पे धन आयन बचता है और इलेक्ट्रॉन बचता है। तो वहाँ पे धन आयन और इलेक्ट्रॉन की निश्चित व्यवस्था बनती जाती है, जिससे क्रिस्टल का निर्माण होता जाता है। तो किसी क्रिस्टल में निकटतम परमाणुओं के, किसी धात्विक क्रिस्टल में निकटतम परमाणु के नाभिक की बीच की दूरी का आधा क्या कहलाती है, धात्विक त्रिज्या या फिर क्रिस्टल त्रिज्या, ठीक। जैसे कि यहाँ पे दिया है उदाहरण आपका, सोडियम के क्रिस्टल में 2 सोडियम नाभिकों के बीच की दूरी 372 पिकोमीटर ज्ञात की गई। अतः सोडियम क्रिस्टल की त्रिज्या 186 पिकोमीटर है। अतः सोडियम के क्रिस्टल की त्रिज्या कितनी है, 186 पिकोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सोडियम और ये सोडियम है, सोडियम की क्या है, यहाँ पे परमाणु है।
तो इन दोनों क्रिस्टल के बीच की त्रिज्या कितनी ज्ञात की गई? इन दोनों क्रिस्टल के बीच की त्रिज्या 372 ज्ञात की गई। ठीक है, इन दोनों क्रिस्टल के जो नाभिक हैं उनके बीच की दूरी मान लेते हैं 372 है, तो इनकी दूरी का आधा 372 का आधा क्या हो जाएगा? 186 पिकोमीटर। तो 186 उस क्रिस्टल की, उस सोडियम आयन के क्रिस्टल की क्या है? धात्विक त्रिज्या है या फिर क्रिस्टल त्रिज्या है। ठीक, तो इसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, सहसंयोजी त्रिज्या और वांडर वाल्स त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। तो सबसे ज़्यादा कौन सी त्रिज्या का मान होता है? सबसे ज़्यादा जो होता है वांडर वाल्स त्रिज्या का मान होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मान किसका होगा? वांडर वाल्स त्रिज्या का। उसके बाद होता है धात्विक त्रिज्या का, उसके बाद होता है सहसंयोजी त्रिज्या का। वांडर वाल्स त्रिज्या का मान इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें जो परमाणु होते हैं जिनके बीच वांडर वाल्स त्रिज्या बनता है वो परमाणु क्या होते हैं? दूर दूर में होते हैं। उसके बाद धात्विक त्रिज्या क्या होता है? उसके बाद धात्विक त्रिज्या का मान वांडर वाल्स त्रिज्या से थोड़ा कम होता है क्योंकि इसमें जो परमाणु होते हैं वो पास पास होते हैं। ठीक है, लेकिन सहसंयोजी त्रिज्या का मान सबसे कम होता है क्योंकि इसमें परमाणु जो होते हैं क्या होते हैं? एक दूसरे से सहसंयोजी बंध बनाए रहते हैं, एकदम से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे यह है आपकी सहसंयोजी त्रिज्या और इन दोनों के बीच बना है सहसंयोजी त्रिज्या। देखो किस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे इन दोनों के बीच बना है वांडर वाल्स त्रिज्या, तो इन दोनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? ज़्यादा है। तो इस कारण वांडर वाल्स का मान अधिक और सहसंयोजी का मान कम होता है। और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच जो होता है आपका क्रिस्टल त्रिज्या का मान होता है। ठीक, अब देखते हैं परमाणुई आकार को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो परमाणु के आकार को, परमाणु का जो साइज है उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश मतलब जो परमाणु है उसके बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। तो इसमें आवेश जो होता है वो भी परमाणु के आकार को क्या करता है? डिफाइन करता है। मतलब इसके आकार पर भी परमाणु का साइज छोटा या फिर बड़ा होता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन अभ्र के बीच आकर्षण क्या होता है? बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अभ्र के नाभिक की ओर जाने से नाभिकीय आकार क्या होता है? घटता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसमें एक कक्षक होता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। देखो, परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 है। परमाणु क्रमांक 2 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या 2। परमाणु क्रमांक 3, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या 3। यहाँ पे p प्रोटॉन की संख्या है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, मतलब प्रोटॉन की संख्या 4 है। हमें पता है हाइड्रोजन में सिर्फ एक कक्षक होते हैं। हीलियम में कितने कक्षक होते हैं? 2 कक्षक होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s। नाभिकीय आवेश को एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3 है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 4 है। बोरान का परमाणु क्रमांक 5, इसका मतलब प्रोटॉन 5। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका मतलब प्रोटॉन 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? जो धनात्मक चार्ज है, प्लस आयन है, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि नाभिक पर आवेश बढ़ रहा है। नाभिक पर आवेश बढ़ेगा। देखो, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2 2s1। बेरिलियम का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। बोरान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s3। कार्बन का परमाणु क्रमांक 1s2 2s लिथियम का परमाणु क्रमांक 1s2 2s1 होता है। बेरिलियम का 1s2 2s2। बोरान का 1s2 2s2 और 2p1 होता है। कार्बन का 1s2 2s2 और 2p2 होता है। ठीक है, कुछ गलती हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ पे कक्षक देखो कितना है?
दो कक्षक, 1 2 1 2 1 और दोनों एक कक्षक, मतलब सॉरी इसमें कितना कक्षक है, 2 कक्षक, मतलब एक कक्षक हो गया इसमें और ये दूसरा कक्षक, इसमें भी एक कक्षक और ये दूसरा, इसमें भी एक और इसमें दूसरा और एक और दो, सभी में 2 2 कक्षक हैं। ये कक्षक को दर्शा रहा है, मतलब कोश को दर्शा रहा है, ठीक है। तो 2 2 कोश है सभी में। तो इसमें के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरान के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। प्रोटॉन की संख्या बढ़े इसका मतलब नाभिक में जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नाभिक में जो आवेश है वो बढ़ रहा है। इसमें 3 आवेश, इसमें यहाँ पे और बढ़ जाएगा 4, इसमें 5 हो जाएगा और इसमें कितना 6 हो जाएगा। नाभिक पर आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। नाभिक पर आवेश बढ़ेगा तो जो यहाँ पे आपका क्या है, नाभिक पर आवेश बढ़ेगा तो यहाँ पे जो चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उनकी दूरी भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि नाभिक पर आवेश बढ़ेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ेगा और बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ना। यहाँ पे ये वाला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये वाला बीच का भाग जो है आपका बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कम होती जाएगी। परमाणु क्रमांक किसी भी आवर्त में, ये आवर्त के केस में है, आवर्त में गए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आवर्त में है, ठीक है। दूसरा आवर्त है ये। तो आवर्त में जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, इसका मतलब नाभिक पर आवेश बढ़ रहा है। नाभिक पर आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम होती जाएगी तो आकार भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अगर इसमें देखें तो इधर जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कम होता जाता है, क्योंकि नाभिक में आवेश क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। नाभिक में आवेश बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम होगी। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी कम होगी तो आकार भी कम होता जाएगा। उसी को यहाँ पे बताया गया है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास जाने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास जाने लगेंगे तो आकार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद देखते हैं कक्षों की संख्या। किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, जैसे पहले समूह में देखें, पहले समूह को देख रहे हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम और पोटेशियम ये सभी आते हैं, है ना। तो समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कक्षों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। कक्षों की संख्या बढ़ती जाती है, इसका मतलब क्या है, नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। कक्षों की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ रही है तो आकर्षण क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण कम होता जाएगा। आकर्षण कम होता जाएगा तो परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आएंगे। ऊपर से नीचे आने पर कक्षों की संख्या बढ़ती है। तो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर कक्षों की संख्या बढ़ती जाती है। इस कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण जो है वो कम होता जाता है। अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम होगा तो परमाणु का आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा। समूह में जाने पर क्या होता है, आवर्त में जाने पर क्या होता है। समूह मतलब कक्ष की संख्या बढ़ने पर क्या होता है, आवर्त मतलब नाभिक पे आवेश बढ़ने से क्या होता है। तो कक्षों की संख्या बढ़ने से नाभिक तथा अंतिम कक्ष के बीच की दूरी बढ़ने से परमाणु का आकार बढ़ता है। अब देखते हैं शील्डिंग प्रभाव। शील्डिंग प्रभाव क्या होता है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग प्रभाव बढ़ने से नाभिक तथा अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण कम होता है, जिससे परमाणु का आकार बढ़ता है। शील्डिंग प्रभाव क्या होता है, यहाँ पे एक परमाणु है, कोई भी परमाणु है, इसमें नाभिक है और ये बाह्यतम कक्ष है। ठीक है, बाह्यतम कक्ष में यहाँ पे और भी तो कक्ष होंगे ना, तो यहाँ पे नाभिक और जो बाह्यतम कक्ष के बीच जो आकर्षण बल होता है, जो आकर्षण होता है, इस आकर्षण को कम करने का प्रयास करता है अंतिम कक्ष के से पहले वाला जो कक्ष होता है। ये आपका अंतिम कक्ष है और ये अंतिम कक्ष से जो पहले वाला कक्ष है ये क्या कर देता है, इन नाभिक और इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच जो आकर्षण होता है उसको कम कर देता है। जैसे ही इन दोनों के बीच आकर्षण कम हो जाएगा तो परमाणु का आकार क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, है ना। तो इस प्रकार अंतिम से पहले वाले कक्ष द्वारा
नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण को कम करने का प्रयास किया जाता है, जिससे जैसे ही नाभिक और इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम होता है, नाभिक का जो परमाणु का आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे ही शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग प्रभाव कहते हैं। जो पहले वाला जो कक्ष है वो एक शील्ड की भांति काम करता है, एक आवरण की भांति काम करता है इन दोनों के बीच, तो इसी कारण इसे शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग प्रभाव कहते हैं। इस शील्डिंग प्रभाव के कारण इन दोनों के बीच जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है और परमाणु का आकार बढ़ जाता है। ठीक, शील्डिंग या स्क्रीनिंग प्रभाव बढ़ने से नाभिक तथा अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम हो जाता है और उनका आकार बढ़ जाता है। यहाँ पे शील्डिंग प्रभाव दिया गया है, किसी भी परमाणु का नाभिकीय धन आवेश अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को जितनी प्रबलता से आकर्षित करेगा, अंतिम कक्ष उतना ही छोटा होगा एवं परमाणु त्रिज्या घटेगी। किंतु अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन आकर्षण बल के अलावा भीतर के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन का विकर्षण बल भी अनुभव करते हैं। जो अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से आकर्षित रहता है, लेकिन उसके जो भीतर के कक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, उस आकर्षण बल को कम कर देते हैं, जिसे हम लोग शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग प्रभाव कहते हैं। हमने यहाँ पे देख लिया है आवर्त में जाने पर क्या होता है। ठीक है, तो इसको और देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, दोनों सभी परमाणु में कितने कोष हैं, 2 ही कोष है ना। सभी परमाणु में 2 कोष हैं, पर बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक पर आवेश क्या होता है, बढ़ता है। नाभिक पर आवेश बढ़ता है तो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती जाती है, जिसके कारण त्रिज्या कम होती है और परमाणु का आकार भी क्या होता है, कम होता जाता है। तो इसको आप लोग और देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और कल के लिए क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, इसमें लिखना है आपको। सहसंयोजी त्रिज्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। वान डेर वाल्स त्रिज्या किसे कहते हैं, इसको भी उदाहरण सहित। और क्रिस्टल त्रिज्या किसे कहते हैं, इसको भी समझाना है। ठीक है, तो कल के लिए ये 3 क्वेश्चन हैं, सहसंयोजी त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या और धात्विक या फिर क्रिस्टल त्रिज्या। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लिखिएगा। और एक और क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग प्रभाव किसे कहते हैं। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है और उदाहरण सहित सबको समझाना है। शील्डिंग प्रभाव में उदाहरण दे भी सकते हो या फिर इसी को लिख लेना। ठीक है, धन्यवाद।